गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था मौनपुर। यह गांव अपनी खामोशी और गरीबी के लिए जाना जाता था। यहाँ की औरतें दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करतीं, घरों में चूल्हा चौका संभालतीं, पर उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी। 5 ऐसी ही महिलाएं थीं, रमा, सीता, गीता, लीला और नीला। ये 5 पड़ोसन थीं और इनकी कहानी भी गांव की तरह ही साधारण लगती थी। पर इनके सपने साधारण नहीं थे। रमा सबसे उम्रदराज थी। विधवा होने के बाद वह खेतीहर मजदूरी करके अपने 2 बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन जब मालिक ने मजदूरी कम दे दी तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या जिंदगी भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाते रहेंगे? क्या अपनी कोई पहचान नहीं बन पाएगी? उसकी आंखों में एक अधिकार और स्वाभिमान की चिंगारी सुलग रही थी, जो इंतजार कर रही थी हवा के एक होके का। सीता हाथ से बनी हुई चीजों में माहिर थी। वह चावल की कोपलें, टोकरियां और मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचती। उसके हाथ जादुई थे, जो साधारण चीजों को भी सुंदर बना देते। पर बिचौलिए उसकी मेहनत का फल कम दाम देकर खा जाते। एक दिन उसने तय किया कि अब वह अपने हुनर का इस्तेमाल अपने लिए करेगी, दूसरों के लिए नहीं। उसकी उंगलियों में एक नया जोश था। गीता वैसे तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसे मसालों और जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान था। वह बीमारों को घरेलू नुस्खे बताकर उनका इलाज करती। उसकी दादी ने उसे यह विद्या दी थी। गीता चाहती थी कि यह ज्ञान किसी काम आए, ताकि उसकी दादी का नाम रोशन हो। पर गांव में इसकी कोई कद्र नहीं थी। उसका ज्ञान एक बंद पुस्तक की तरह धूल खा रहा था। लीला के हाथ का बना खाना पूरे गांव में मशहूर था। शादी ब्याह में उसे बुलाया जाता। उसके छोले कुलचे और अचार की चर्चा दूर दूर तक थी। पर यह सब काम उसे मुफ्त में करना पड़ता, केवल थोड़ा सा खाना और पुराने कपड़े मिलते। उसका मन करता कि वह अपनी इस कला से कुछ कमाए, पर कोई रास्ता नहीं सुझता था। उसकी रसोई की खुशबू उसकी अपनी नहीं बन पाती थी। नीला सबसे कम उम्र थी और उसमें एक अलग ही तेज थी। उसकी आवाज मधुर थी और बोलने का अंदाज दिलचस्प। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, उन्हें हंसाती। पर लोग कहते, यह सब छोड़ो, कुछ काम धंधा करो। नीला जानती थी कि उसकी आवाज भी एक ताकत है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करे। उसकी आवाज गूंजने को बेताब थी। एक भयंकर बारिश की रात थी। सभी की झोपड़ियों में पानी भर गया था। वे 5 एक बड़े पेड़ के नीचे शरण लेने को मजबूर हुईं। ठंड से कांपते हुए अपनी व्यथा कहने लगीं। रमा ने कहा, आज मेरे बच्चे भूखे सो गए, क्योंकि मेरे पास रोटी के लिए आटा नहीं था। यह सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। उस रात उन्होंने तय किया, अब वे सिर्फ शिकायत नहीं करेंगी, कुछ करके दिखाएंगी। गीता ने याद दिलाया, पिछले महीने मैं शहर अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी। वहाँ एक छोटी सी दुकान पर लोग गोल गोल पकौड़े जैसी चीज खा रहे थे। उसे पानीपुरी कहते हैं। वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। नीला तुरंत बोली, अगर शहर के लोग उसे पसंद करते हैं तो हमारे गांव और आसपास के लोग क्यों नहीं? एक विचार ने जन्म लिया, पर अभी वह धुंधला था। अगले दिन सुबह वे सभी रमा के घर की चौपाल पर इकट्ठा हुईं। लीला ने कहा, मैं छोले और आलू की टिक्की बना सकती हूँ, जो पानीपुरी में डाली जाती है। सीता ने उत्साहित होकर कहा, मैंने चावल के आटे की पतली पूरियां बनाई है, क्या वैसी ही पानीपुरी की पूरी होती है? मैं बना सकती हूँ, रमा ने जिम्मा लिया। मैं ताज़ी सब्जियां लाऊंगी और ठेले के लिए लकड़ी का इंतजाम करूंगी। गीता ने कहा, पानीपुरी का असली राज होता है उसके पानी और चटनी में। मैं अपने ज्ञान से एक ऐसा खट्टा मीठा, तीखा पानी बनाऊंगी, जो किसी ने नहीं चखा होगा। इसमें पुदीना, धनिया, काला नमक और कुछ गुप्त मसाले होंगे। नीला ने कहा, और मैं ठेले को आवाज दूंगी, ग्राहकों को आकर्षित करूंगी। हम सब मिलकर इसे चलाएंगे। एक दुर्जेय संकल्प ने आकार लेना शुरू किया। पहले दिन उन्होंने अपने घरों में ही प्रयोग शुरू किया। सीता ने पूरियां बनाई, जो पहले तो मुलायम हो गईं, फिर जल गईं। लीला के छोले कड़वे हो गए। गीता का पानी बहुत तीखा हो गया। नीला की आवाज भरा गई। रमा ने हौसला बयाया, हार नहीं माननी है। असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है। उन्होंने एक दूसरे की गलतियां सुधारनी शुरू कीं। कई दिनों के प्रयोग के बाद आखिरकार वह दिन आया। सीता की पूरियां फूलकर गोल और कुरकुरी हुईं। लीला के छोले मतली और स्वादिष्ट बने। गीता का पानी एक जादुई मिश्रण बन गया। पहला घूंट तीखा, दूसरा मीठा, तीसरा खट्टा और चौथा एक अद्भुत संतुलन लिए हुए।
रमा ने ताज़ी प्याज, धनिया और इमली की चटनी तैयार की। नीला ने पुकार लगाई, आ गया स्वाद। पहली बार उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। रमा के पति के छोड़े हुए पुराने लकड़ी के गारे को उन्होंने खेले में बदलना शुरू किया। सीता ने उसे रंग-बिरंगे कपड़ों से सजाया। गीता ने तांबे के बर्तनों में पानी और चटनी भरी। लीला ने छोले और आलू की टिक्की सजाई। नीला ने एक घंटी लगाई और एक तुकबंदी तैयार की। ठेला तैयार था। उन्होंने उसका नाम रखा, पंचमी पानीपुरी, 5 महिलाओं वाला। पहला दिन वे ठेला गांव के चौराहे पर ले गईं। लोग अजीब निगाहों से देख रहे थे। औरतें ठेला चला रही है, यह कैसी नौबत आ गई, कुछ ने मजाक उड़ाया। घंटों बीत गए, कोई ग्राहक नहीं आया। तभी 2 स्कूली बच्चे वहां से गुजरे। नीला ने मधुर आवाज में पुकारा, आओ बच्चों, मस्तानी पानीपुरी चखो। बच्चों ने कोशिश की। पहली पानीपुरी मुंह में डालते ही उनकी आंखें चमक उठीं। वाह, कितनी स्वादिष्ट है। उन 2 बच्चों ने पूरा प्लेट खाया और दौड़कर अपने दोस्तों को बताया। धीरे धीरे और बच्चे आने लगे। फिर उनके माता पिता भी आए। उस दिन शाम तक उनकी सारी सामग्री खत्म हो गई। थकान थी, पर संतोष अपार था। पहली कमाई के कुछ सिक्के उनके हाथ में थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ पैसे नहीं, स्वाभिमान था। दूसरे दिन जब वे थैला लेकर पहुंची तो देखा कि गांव के ही कुछ लोग, जो छोले भटूरे बेचते थे, उनसे नाराज थे। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा, यह हमारा इलाका है, यहाँ ठेला मत लगाओ। रमा ने हिम्मत से कहा, यह सड़क सबकी है, हम कानून तोड़ नहीं रहे। पर अगले दिन उनके ठेले के पहिए खराब मिले। किसी ने रात में नुकसान पहुंचाया था। यह देखकर सभी का मन बैठ गया। नीला रोने लगी, हमने इतनी मेहनत की, और ये लोग। गीता ने समझदारी दिखाई, यह तो होना ही था। जब कोई नया काम शुरू करता है तो विरोध तो होगा ही। हमें हार नहीं माननी है। लीला के पति, जो कारपेंटर थे, उन्होंने पहिए ठीक कर दिए। रमा ने सुझाव दिया, हम थैला गांव से बाहर शहर की ओर जाने वाली सड़क पर ले चलते हैं। शहर की ओर जाने वाली सड़क पर एक बस स्टॉप था। वहां रोजाना सैकड़ों यात्री आते जाते थे। उन्होंने वही ठेला लगाना शुरू किया। नीला की मधुर पुकार और ठेले का रंग-बिरंगा स्वरूप यात्रियों को आकर्षित करने लगा। स्वाद ने बाकी काम किया। अब ग्राहकों की लंबी कतार लगने लगी। लोग एक नहीं, 2-2 प्लेट खाते। उनकी पानीपुरी की ख्याति फैलने लगी। एक दिन स्थानीय अखबार के एक रिपोर्टर ने उनकी कहानी देखी। उसने एक लेख लिखा, 5 मेहनती महिलाओं ने मिलकर बनाया पानीपुरी का स्वर्ग। अखबार में फोटो छपी। इससे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। अब दूर दूर से लोग स्वाद चखने आते। पर प्रसिद्धि के साथ नई चुनौतियां आईं। शहर के बड़े ठेले वालों ने उनकी नकल करनी शुरू की और कीमतें कम कर दीं। एक शाम एक महंगी कार उनके ठेले के सामने रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति उतरा। उसने खुद पानीपुरी चखी और मुस्कुराया। वह शहर के एक बड़े रेस्तरां, फूड किंग, का मालिक था। उसने प्रस्ताव रखा, मैं आपकी पानीपुरी को अपने सभी रेस्तरां में लाना चाहता हूँ। आप मुझे रेसिपी और तरीका बताओ। मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा। तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। यह प्रस्ताव एक सपने जैसा था। एक झटके में सारी गरीबी दूर हो सकती थी। सभी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। रमा ने पूछा, और हमारा ठेला? हम 5 का साथ। व्यक्ति बोला, रेसिपी बेच दो, फिर तुम चाहो तो घर बैठो या मेरे रेस्तरां में नौकरी कर लो। पर ठेला अब जरूरी नहीं। यह सुनकर सीता का मन कचोट गया। यह ठेला उनकी मेहनत, एकता और पहचान का प्रतीक बन गया था। उस रात वे सभी रमा के घर पर जमा हुईं। प्रस्ताव की चर्चाएं शुरू हुई। गीता बोली, रेसिपी हमारी सामूहिक संपत्ति है। अगर हमने बेच दी तो यह हमारे विश्वास को बेचना होगा। लीला ने कहा, यह ठेला हमारा अपना बच्चा है, क्या हम उसे पैसे के लिए बेच सकते हैं? नीला ने भावुक होकर कहा, हमारी आवाज, हमारा हुनर अब सिर्फ हमारा नहीं रहेगा। रमा ने निष्कर्ष दिया, पैसा जरूरी है, पर अपनी पहचान और आत्मसम्मान से ज्यादा नहीं। अगले दिन उन्होंने रेस्तरां मालिक को बुलाया और एक साहसिक निर्णय सुनाया। रमा ने कहा, हम अपनी रेसिपी नहीं बेचेंगे। यह हम 5 की धरोहर है, पर हम आपके साथ साझेदारी करने को तैयार हैं। आप हमें अपने रेस्तरां में एक छोटा कोना दीजिए, जहां हम 5 मिलकर पंचमी पानीपुरी बनाएंगी और बेचेंगी।
मुनाफा बांट लेंगे। यह एक अद्भुत सुझाव था, समझौता नहीं, साझेदारी। रेस्तरां मालिक हैरान रह गया। उसने इतनी महिलाओं में इतना दूरदर्शी और समझदार निर्णय कभी नहीं देखा था। उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पंचमी पानीपुरी की एक छोटी सी काउंटर शहर के सबसे बड़े रेस्तरां में खुल गई। वहाँ भी वे पांचों साथ काम करती। ठेला भी चलता रहा। अब उनकी एक टीम संभालती थी, जिसमें गांव की अन्य युवतियां थीं। उनकी सफलता देखकर गांव की अन्य महिलाएं भी प्रेरित हुईं। रमा, सीता, गीता, लीला और नीला ने मिलकर मौनपुर महिला उद्यम सहकारी समिति बनाई। अब वे दूसरी महिलाओं को सिखातीं, उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित और आर्थिक मदद करतीं। गांव में अचार, पापड़, हस्तशिल्प, सिलाई जैसे कई छोटे उद्यम खुले। गांव का नाम बदलकर उज्ज्वलपुर हो गया। रमा के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। सीता ने अपना हस्तशिल्प का छोटा कारखाना खोला। गीता ने अपने जड़ीबूटी के ज्ञान से एक आयुर्वेदिक चूर्ण बनाया, जो बाजार में खूब बिका। लीला ने एक छोटी कुकरी क्लास शुरू की। नीला ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय और कहानी सुनाने का केंद्र खोला। हर एक ने अपना सपना पूरा किया, पर साथ नहीं छोड़ा। एक दिन एक राष्ट्रीय टीवी चैनल ने उनकी प्रेरणादायक कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। पूरे देश ने उनकी मेहनत, एकता और समझदारी की सराहना की। उन्हें राज्य सरकार की ओर से उत्कृष्ट महिला उद्यमी पुरस्कार मिला। समारोह में जब उनसे पूछा गया कि सफलता का रहस्य क्या है, तो रमा ने कहा, विश्वास, एकता और यह समझ कि हुनर कभी नहीं बेचना चाहिए, बल्कि उसे बयाना चाहिए। जो लोग शुरू में उनका विरोध कर रहे थे, वे भी उनके सामने आए। गांव के छोले भटूरे बेचने वाले रामू काका ने माफी मांगी और कहा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तुमने न सिर्फ अपना, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया। उन्होंने भी सहकारी समिति में शामिल होकर अपने व्यवसाय को आधुनिक तरीके से चलाना शुरू किया। आज पंचमी पानीपुरी एक ब्रांड बन चुका है, जिसकी शाखाएं पड़ोस के 3 शहरों में हैं। हर शाखा में 5 महिलाएं साथ काम करती हैं, उसी एकता और विश्वास के साथ। रमा, सीता, गीता, लीला और नीला अब प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देती है। उनकी कहानी गांव के स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मेहनत, हुनर और एकता से न सिर्फ पानीपुरी, बल्कि जीवन भी मीठा और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। और इसलिए जब भी कोई पंचमी पानीपुरी की दुकान पर जाता है, उसे सिर्फ स्वादिष्ट पानीपुरी ही नहीं मिलती, उसे मिलती है एक ऐसी मुस्कान जो संघर्ष की कहानी कहती है। मिलता है एक ऐसा स्वाद जो एकता और विश्वास से बना है। और मिलती है एक ऐसी प्रेरणा जो कहती है कि चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों और साथी सच्चे हों, तो मंजिल जरूर मिलती है। कहानी समाप्त होती है, पर प्रेरणा अनंत है।